क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग हर उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है जो उसे बोरिंग लगती है? या ये कि सिर्फ 26 मिनट की नैप हमारे ब्रेन की पीएचओ मानसू को 37% तक इम्प्रूव कर सकती है? और सबसे शॉकिंग बात, इंसान का दिमाग बैठने के लिए बना ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। हम सब अपने ब्रेन से सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है? इस वीडियो में हम जानेंगे 12 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन ब्रेन रूल्स जिन्हें जानना आपकी ज़िंदगी लिटरली बदल सकता है। ये कोई आम मोटिवेशनल टिप्स नहीं हैं। ये हैं न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी पर बेस्ड सॉलिड फैक्ट्स जिन्हें नासा से लेकर क्लासरूम्स और कॉरपोरेट्स तक अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं बेटर मेमोरी, शार्प अटेंशन और स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। हमारा ब्रेन दुनिया की सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सिस्टम है। ये इतने एफिशिएंटली काम करता है कि आप एक सेंटेंस पढ़ते ही उसका मतलब समझ जाते हो, वो भी एक ब्लिंक से भी कम टाइम में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने ब्रेन के एक्चुअल काम करने के तरीके के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस बुक में ऑथर ने 12 ब्रेन रूल्स को एक्सप्लेन किया है, यानी ऐसे 12 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो ये बताते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और हमें उन्हें डेली लाइफ, स्कूल और ऑफिस में कैसे अप्लाई करना चाहिए। हर रूल के पीछे सॉलिड रिसर्च है, ऐसा रिसर्च जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छप चुका है और रेप्लिकेट भी किया गया है। उदाहरण के लिए, हमारा ब्रेन बैठने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है। एवोल्यूशन के दौरान इंसान दिन में करीब 12 मील चलता था, इसलिए एक्सरसाइज आज भी ब्रेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, जैसे कि अटेंशन, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक और रूल बताता है कि ब्रेन बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। अगर कोई चीज़ इमोशनली इंगेजिंग ना हो तो हम 10 मिनट के अंदर इंटरेस्ट खो देते हैं। इसीलिए इस किताब में भी ऑथर ने एग्जाम्पल्स और स्टोरीज का यूज़ किया है ताकि आपका अटेंशन बना रहे। स्लीप भी बहुत बड़ा फैक्टर है। नासा के एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि सिर्फ 26 मिनट की एनेप ने पायलट्स की परफॉर्मेंस में 34% इम्प्रूवमेंट किया। इसीलिए वो कहते हैं, स्लीप वेल, थिंक वेल। मेमोरी के मामले में भी हमारा ब्रेन बहुत यूनिक है। हमें कुछ याद रखने के लिए उसे बार बार रिपीट करना होता है, आइडियली 30 सेकंड के अंदर। इसी से जुड़ी एक रूल है, रिपीट टू रिमेंबर। ऑथर ये भी बताते हैं कि बच्चे जब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे क्रॉलिंग, टचिंग, टेस्टिंग, तो वो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं, बल्कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ऐसा करते हैं। हमारा ब्रेन बॉर्न एक्सप्लोरर है और ये टेंडेंसी पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती है। अब बात करते हैं सर्वाइवल की। ब्रेन के डिज़ाइन को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये इवॉल्व कैसे हुआ। हमारी स्पीसीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज था इंटेलिजेंस। हम स्ट्रॉन्गर नहीं थे, लेकिन स्मार्टर थे। यही वजह है कि हम दुनिया पर छा पाए। हमारा ब्रेन सिंबॉलिक थिंकिंग करता है, यानी एक चीज़ को देखकर उसके पीछे की मीनिंग समझ लेता है। जैसे एक बच्चा जब लकड़ी के टुकड़े को तलवार मानकर खेलता है, तो वो ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन थियरी को अप्लाई कर रहा होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट को सिमल्टेनियसली रियल और इमेजिनरी दोनों तरह से परसीव करना। एवोल्यूशन ने हमें अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में सरवाइव करना सिखाया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण जब जंगल गायब हो गए और इंसान को खुले मैदानों में आना पड़ा। वहाँ पर हम प्रे थे, प्रेडेटर्स के लिए, लेकिन हमने स्ट्रैटेजी बदली और स्मार्टर बन गए। हमने अडैप्ट करना सीख लिया, नॉट जस्ट वन एनवायरनमेंट, बल्कि वेरिएशन को ही अडैप्ट कर लिया। और इसी वजह से हमने टूल्स बनाए, कल्चर बनाया और पूरी दुनिया पर रूल किया। सिंबॉलिक थिंकिंग और अडैप्टिव इंटेलिजेंस के साथ साथ एक और चीज़ ने इंसान को आगे बढ़ाया, और वो था थियरी ऑफ माइंड। यानी हम दूसरों की थिंकिंग, इमोशंस और इंटेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा होगा। यही हमें एक सोशल स्पीसीज बनाता है। इस इंट्रोडक्शन का कोर मैसेज यही है, हमारा ब्रेन एक ऐसे एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन हुआ है जो कंटिन्यूअसली चेंजिंग था, जिसमें सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, मूवमेंट
और सोशल कनेक्शन बहुत ज़रूरी थे। चैप्टर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। हमारे एंसेस्टर्स दिन में 10 से 12 मील चलते थे, वो भी बिना जिम, बिना ट्रेडमिल। उनका ब्रेन उस एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुआ जहां मोशन कांस्टेंट था। यही रीज़न है कि आज भी हमारा ब्रेन फिजिकल एक्टिविटी से पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है जैक ललान का, जिसने अपने 70वें बर्थडे पर 70 बोट्स को स्विम करते हुए खींचा। वो न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग थे, बल्कि मेंटली शार्प भी। जब उनसे पूछा गया कि सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने कहा, एक्सरसाइज। साइंस भी यही कहता है। फिजिकल एक्टिविटी से कॉग्निटिव एबिलिटीज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती हैं। एक्सरसाइज से ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई बढ़ती है, जिससे न्यूरॉन्स को वो एनर्जी मिलती है जो थिंकिंग, रीजनिंग और मेमोरी के लिए ज़रूरी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। 80 साल के आदमी, जिम और फ्रैंक। जिम एक नर्सिंग होम में रहते हैं, ज़्यादातर समय चुपचाप बैठे रहते हैं, डिप्रेस्ड हैं। वहीं फ्रैंक लॉयड राइट अपने 80 के दशक में भी गगनहैम म्यूजियम डिज़ाइन कर रहे हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर है शारीरिक गतिविधि। स्टडीज़ बताती हैं कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटेंशन पावर सिग्निफिकेंटली बेटर होती है। खासकर फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी न्यू सिचुएशंस में स्मार्ट डिसीजंस लेने की एबिलिटी। अब सवाल ये आता है, क्या एक सेडेंट्री इंसान को एक्टिव बनाकर उसकी मेंटल शार्पनेस इंप्रूव की जा सकती है? आंसर है हाँ। एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि सिर्फ 4 महीनों की एरोबिक एक्सरसाइज से सीनियर्स की कॉग्निटिव एबिलिटीज इंप्रूव हो गईं। बच्चों पर भी जब एक्सपेरिमेंट हुआ, जहां उन्हें 30 मिनट जॉगिंग कराई गई, तो 12 हफ्तों के बाद उनके टेस्ट स्कोर्स में सुधार हो गए। और जब एक्सरसाइज हटाई गई, स्कोर फिर गिर गए। मिनिमम कितना करना चाहिए? सिर्फ हफ्ते में 2 बार 30 मिनट की एरोबिक एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग भी काफ़ी है। ज़्यादा करेंगे तो बोनस बेनिफिट्स मिलेंगे। रिसर्च ये भी बताता है कि शारीरिक गतिविधि डिमेंशिया और डिप्रेशन दोनों में मदद करती है। अल्जाइमर्स के रिस्क को 60% तक कम किया जा सकता है। डिप्रेशन और एनेक्सिटी में भी एक्सरसाइज का इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि कई केसेस में डॉक्टर्स इसे मेडिकेशन के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं। बच्चों में भी एक्सरसाइज डायरेक्टली स्कूल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। जो बच्चे फिजिकली फिट होते हैं, वो फास्टर रिस्पॉन्ड करते हैं, ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और इमोशनली स्टेबल होते हैं, जिससे उनका एकेडमिक स्कोर इम्प्रूव होता है। बायोलॉजिकल लेवल पर एक्सरसाइज ब्रेन को एक तरह से रीबिल्ड करता है। जैसे जॉन मैकडम ने पुराने मडी रोड्स को स्टेबलाइज करके पूरी इकॉनमी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था, वैसे ही एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के अंदर नए ब्लड वेसल्स बनाकर न्यूरॉन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। एक्सरसाइज से ब्रेन में BDNF, ब्रेन डिरिव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जिसे हार्वर्ड साइकाइट्रिस्ट जॉन रेटी ब्रेन फर्टिलाइजर कहते हैं। ये एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स को हेल्थी रखता है और नए न्यूरॉन्स बनने में हेल्प करता है, स्पेशली हिपोकैम्पस में, जो मेमोरी के लिए क्रिटिकल रीजन है। कंक्लूजन सिंपल है, हमारे ब्रेन का ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मोशन के साथ जुड़ा है। आज के सेडेंट्री लाइफस्टाइल से ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही है। ऑथर कहता है, हम स्कूल और ऑफिस में जितना ज़्यादा मूवमेंट इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतना ज़्यादा हम नॉर्मल की तरफ वापस लौटेंगे। बस हमें चलना है। चैप्टर 3, स्लीप, स्लीप वेल, थिंक वेल। पीटर ट्रिप नाम के एक रेडियो जॉकी ने 1959 में एक चैरिटी इवेंट के लिए खुद को 200 घंटे तक जगाए रखा, यानी पूरे 8 दिन बिना सोए। शुरुआत में वो नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे हेलुसिनेशंस शुरू हो गईं। आखिरी दिनों में वो पैरानॉइड हो गया। उसे लगने लगा कि लोग उसके खाने में नींद की दवा मिला रहे हैं। 200 घंटे पूरे होने के बाद उसकी हालत मानसिक रूप से परेशान थी। नींद की कमी का इतना गंभीर प्रभाव दिखाता है कि नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जीवित रहने की ज़रूरत है। एक और दुर्लभ विकार है फैटल फेमिलियल इंसोम्निया, जिसमें पेशेंट धीरे धीरे सोने की एबिलिटी खो देता है। शुरुआत होती है एंग्जाइटी और ट्रेमर्स से, फिर हेलुसिनेशंस, साइकोसिस और आखिर में कोमा और डेथ। इसका मतलब साफ है,
स्लीप की कमी ब्रेन को लिटरली कोलैप्स कर सकती है। अब सवाल ये है, अगर स्लीप के दौरान हम इतने वल्नरेबल हो जाते हैं तो एवोल्यूशन ने ये रिस्क क्यों लिया? ऐसा क्या खास है स्लीप में? आंसर है, जब हम सोते हैं तो ब्रेन कोई आराम नहीं करता, बल्कि आरईएम और नॉन रेम फेजेस के दौरान न्यूरॉन्स ज़बरदस्त एक्टिविटी करते हैं। खासकर आरएम स्लीप में ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि वो कभी कभी जागने से भी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ब्रेन में दो सिस्टम्स होते हैं जो नींद को कंट्रोल करते हैं। सर्केडियन अराउजल सिस्टम, प्रोसेस सी, जो आपको जगाए रखना चाहता है। होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव, प्रोसेस एस, जो आपको सुलाने की कोशिश करता है। इन दोनों सिस्टम्स की कांस्टेंट टग ऑफ वॉर के कारण हमारा नेचुरल स्लीप वेक साइकिल बनता है। स्लीप का परफॉर्मेंस पर सीधा असर होता है। नासा के एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 26 मिनट की नैप ने पायलट्स की अलर्टनेस में 34% सुधार किया। एक और रिसर्च ने यह दिखाया कि प्रॉपर स्लीप के बाद स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बेटर होती है। हर इंसान का स्लीप पैटर्न थोड़ा अलग होता है। कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं, कुछ अर्ली बर्ड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि स्कूल्स और ऑफिसेज यूनिवर्सल 9 से 5 बजे का स्केड्यूल फॉलो करते हैं, जो मेजॉरिटी लोगों के नेचुरल स्लीप रिदम के खिलाफ होता है। लैक ऑफ स्लीप से डिसीजन मेकिंग, मेमोरी रिकॉल और अटेंशन हर्ट होती है। इसीलिए जब आप टायर्ड होते हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी भूलने लगते हो। रिसर्च कहता है कि टीनेजर्स को सुबह लेट स्टार्ट चाहिए क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक नेचुरली शिफ्ट होता है, लेकिन स्कूल्स सुबह जल्दी शुरू होकर उनकी परफॉर्मेंस खराब कर देते हैं। ऑथर ने यह भी बताया कि एनेप लेना किसी वीकनेस की साइन नहीं है। शॉर्ट नैप्स, आइडियली 20 to 30 मिनट्स, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अलर्टनेस बढ़ाते हैं। चैप्टर 4, स्ट्रेस। स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। स्ट्रेस हर इंसान की लाइफ का हिस्सा है, लेकिन हर तरह का स्ट्रेस हार्मफुल नहीं होता। इनफैक्ट कुछ सिचुएशंस में स्ट्रेस हेल्पफुल भी हो सकता है, जैसे जब कोई इमरजेंसी हो या किसी डेडलाइन पर फोकस चाहिए हो। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस ब्रेन को अलर्ट और रिस्पॉन्सिव बनाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्ट्रेस क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म हो जाता है। तब ये ब्रेन के लिए टॉक्सिक बन जाता है। ऑथर ने दो तरह के कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल दिया। एक है बॉब, जिसका सपोर्टिव फैमिली और सिक्योर जॉब है। दूसरा है चार्ली, जिसकी लाइफ में अनसर्टेनिटी और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बॉब का ब्रेन आराम से काम करता है, जबकि चार्ली का ब्रेन कंटिन्यूअसली अलर्ट रहता है, और यही कांस्टेंट अलर्टनेस उसे मेंटली ड्रेन कर देती है। क्रॉनिक स्ट्रेस का सबसे बड़ा असर हिपोकैम्पस पर पड़ता है, जो ब्रेन का वो हिस्सा है जहां मेमोरी बनती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हिपोकैम्पस के न्यूरॉन्स को श्रिंक कर देता है, जिससे मेमोरी फॉर्मेशन और रिकॉल दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कॉर्टिजोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, शॉर्ट टर्म में हेल्पफुल होता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक एलिवेटेड रहे तो ये ब्रेन के लिए डेंजरस है। ये नए न्यूरॉन्स के फॉर्मेशन को रोक देता है और पुराने न्यूरॉन्स को भी डैमेज कर सकता है। स्ट्रेस का रूट कॉज हमेशा एक्सटर्नल नहीं होता। कई बार हमारा परसेप्शन ही स्ट्रेस क्रिएट करता है। मतलब दो लोग सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों उसे अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। वर्क प्लेस में अगर कोई एम्प्लॉई कॉन्स्टेंटली फियर में काम कर रहा है, लाइक फियर ऑफ गेटिंग फायर्ड, तो उसका ब्रेन लर्निंग या क्रिएटिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इमोशनल सेफ्टी वर्क प्लेस में उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल सेफ्टी। स्ट्रेस का एक बड़ा सोर्स है होम एनवायरनमेंट, विशेष रूप से बच्चों के लिए। अगर बच्चों को अब्यूसिव या नेग्लेक्टफुल एनवायरनमेंट मिलता है तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट ही इम्पैक्ट होता है। बच्चों के स्ट्रेस का असर सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग होता है। ऑथर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। रैट पप्स, जिनकी मदर्स अटेंटिव होती हैं, उनका ब्रेन ज़्यादा रिजिलियंट डेवलप होता है। जो पिप्स निगलेक्ट होते हैं, उनका ब्रेन ज़्यादा रिएक्टिव और एंक्शस बन जाता है। मैरिज का भी बड़ा रोल होता है एडल्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट में। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनली सपोर्टिव मैरिज कॉर्टिजोल लेवल्स को नेचुरली रिड्यूस करती है। कपल्स जो एक दूसरे के इमोशनल नीड्स को समझते हैं, उनमें स्ट्रेस से लड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इस चैप्टर का की मैसेज है, क्रॉनिक स्ट्रेस लर्निंग को किल कर देता है। चाहे वो क्लासरूम हो या ऑफिस, अगर एनवायरनमेंट इमोशनली स्ट्रेसफुल है तो ब्रेन इफेक्टिवली काम नहीं करेगा।
ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने चाहिए जहां इमोशनल वेलबींग को प्रायोरिटी दी जाए, जिससे लोग ना सिर्फ सर्वाइव बल्कि थ्राइव कर सकें। चैप्टर 5, वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर इंसान का ब्रेन एक यूनिक स्ट्रक्चर है, ठीक वैसे ही जैसे हर फिंगरप्रिंट अलग होता है। कोई भी दो ब्रेन्स एक जैसे वायर्ड नहीं होते। यही रीज़न है कि हर इंसान की लर्निंग स्टाइल, मेमोरी पैटर्न और इमोशनल रिस्पॉन्स अलग होता है। ऑथर बताते हैं कि न्यूरॉन्स यानी ब्रेन के सेल्स एक डायनामिक सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स भेजते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और डिलीट भी करते हैं। इस वायरिंग प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन का खुद को रिवायर करने की एबिलिटी। जब कोई बेबी पैदा होता है तो उसका ब्रेन ऑलरेडी ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस के साथ आता है, लेकिन बर्थ के बाद एक्सपीरियंस डिसाइड करता है कि कौन सी कनेक्शंस सर्वाइव करेंगी और कौन सी एलिमिनेट होंगी। ये प्रोसेस दो बार इंटेंस होता है, एक बार बचपन में और दूसरी बार एडोलेसेंस में। इसे कहते हैं क्रिटिकल पीरियड्स, जहां एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस ब्रेन वायरिंग को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑथर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, जेनिफर एनिस्टन न्यूरॉन। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया कि कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। एक न्यूरॉन सिर्फ जेनिफर एनिस्टन की इमेज पर फायर करता था। इससे पता चलता है कि हमारा ब्रेन पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट्स के लिए डेडिकेटेड न्यूरॉन्स डेवलप कर सकता है। एक्सपीरियंस बेस्ड वायरिंग के चलते ही एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा स्मार्ट है और कोई डल, बल्कि उनका ब्रेन अलग तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। इसलिए ऑथर का मानना है कि एजुकेशन सिस्टम को वन साइज फिट्स ऑल मॉडल छोड़कर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये कोई फिक्स डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ब्रेन की वायरिंग का एक वेरिएशन है। एडल्ट ब्रेन्स भी रिवायर हो सकते हैं, लेकिन बच्चों की तरह फास्ट नहीं। फिर भी अगर कोई इंसान लगातार किसी स्किल पर प्रैक्टिस करता है, जैसे जगलिंग या पियानो, तो उसका ब्रेन नए सर्किट्स क्रिएट कर लेता है। इसलिए यह मानना गलत है कि ब्रेन एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। हमारी वायरिंग लाइफ टाइम में कई बार बदलती है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट और अटेंशन। चैप्टर 6, अटेंशन। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। ब्रेन को किसी भी चीज़ पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले एक बात चाहिए होती है, इंटरेस्ट। अगर कोई चीज़ बोरिंग है तो हमारा ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है, चाहे वो क्लासरूम लेक्चर हो या ऑफिस प्रेजेंटेशन। ऑथर बताते हैं कि अटेंशन एक कंट्रोल्ड और सिलेक्टिव प्रोसेस है। हम एक समय पर सिर्फ एक चीज़ पर ही पूरी तरह ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब हम दो काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्चुअली दोनों कामों के बीच स्विच करता है, जिससे एरर्स और टाइम दोनों बढ़ जाते हैं। इमोशन अटेंशन को डायरेक्ट करता है। कोई भी इमोशनली चार्ज चीज़, चाहे वो खतरा हो या कोई शॉकिंग इमेज, ब्रेन का ध्यान इंस्टेंटली कैप्चर कर लेती है। इसी वजह से एड्स, न्यूज़ और फिल्म्स में इमोशन का इतना हैवी यूज़ होता है। ऑथर कहते हैं कि लेक्चर या प्रेजेंटेशन के दौरान ऑडियंस का अटेंशन 10 मिनट में ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इसलिए हर 9 से 10 मिनट में कुछ इमोशनली एंगेजिंग करना ज़रूरी है। कोई स्टोरी, जोक या रिलेटेबल फैक्ट, जिससे अटेंशन फिर से रीसेट हो जाए। ब्रेन उन चीज़ों पर नेचुरली ध्यान देता है जो थ्रेट या डेंजर सिग्नल करें, सेक्सुअली रेलेवेंट हों, पैटर्न बनाएं या ब्रेक करें। इसलिए स्टोरी टेलिंग, सरप्राइज और नॉवेल्टी अटेंशन कैप्चर करने के सबसे इफ़ेक्टिव टूल्स हैं। क्लासरूम में अगर टीचर मोनोटोन में पढ़ा रहा है और कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, तो स्टूडेंट्स का ब्रेन उसे नॉन प्रायोरिटी मानकर फिल्टर कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट डल है, प्रॉब्लम डिलीवरी की है। ऑथर एक और पावरफुल पॉइंट बताते हैं, अटेंशन तब ज़्यादा बढ़ता है जब मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ सुनने की बजाय अगर विजुअल, साउंड और मूवमेंट एक साथ प्रेजेंट हों तो ब्रेन ज़्यादा एंगेज्ड रहता है। इसलिए पावर पॉइंट स्लाइड्स को भी रीथिंक करने की ज़रूरत है। बोरिंग बुलेट पॉइंट से कुछ नहीं होता। विजुअल स्टोरी टेलिंग और इमोशनल हुक्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। इस चैप्टर का की मैसेज है, हमारा ब्रेन सिलेक्टिव अटेंशन करता है
और बोरिंग चीज़ों को नेचुरली रिजेक्ट करता है। चाहे आप टीचर हों या प्रेजेंटर या कंटेंट क्रिएटर, अगर आप अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाए तो लर्निंग या मैसेज डिलीवरी कभी नहीं होगी। सो रिमेंबर, इफ इट्स बोरिंग, इट्स इग्नोर्ड। चैप्टर 7, मेमोरी, रिपीट टू रिमेंबर। मेमोरी कोई फिक्स्ड एग्जैक्ट कॉपी रखने वाली प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक डायनामिक सिस्टम है जो फ्रैगमेंट्स को जोड़कर हमें याद दिलाता है कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया था। ऑथर बताते हैं कि जब हम कोई नई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं तो वो ब्रेन में स्कैटर्ड तरीके से स्टोर होती है। बाद में जब हम उसे रिकॉल करते हैं तो ब्रेन उसे पजल की तरह जोड़कर मीनिंग बनाता है। इसलिए कई बार हमारी यादें एक्यूरेट नहीं होती। मेमोरी फॉर्मेशन 2 स्टेजेस में होती है, एनकोडिंग यानी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में डालना, रिट्रीवल यानी उस इन्फॉर्मेशन को वापस लाना। अगर एनकोडिंग सही तरीके से नहीं हुई तो रिट्रीवल में भी दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान, अटेंशन मेमोरी का पहला स्टेप है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन 30 सेकंड के अंदर रिपीट नहीं की जाती तो वो ऑलमोस्ट 90% मामलों में भूल जाती है। इसलिए रेपिटेशन क्रिटिकल है। ऑथर कहते हैं कि स्पेस्ड रेपिटेशन यानी समय समय पर गैप लेकर बार बार रिव्यू करना मेमोरी के लिए बहुत इफेक्टिव है। क्रैमिंग यानी एक बार में सब कुछ याद करना शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए बेकार है। इमोशंस का मेमोरी पर बड़ा असर होता है। अगर कोई एक्सपीरियंस इमोशनली इंटेंस है, जैसे एक्सीडेंट या कोई जॉयफुल मोमेंट, तो वो डीप मेमोरी में चला जाता है। एमिगडाला, जो ब्रेन का इमोशन सेंटर है, मेमोरी कंसोलिडेशन में की रोल निभाता है। एक और कॉन्सेप्ट है वर्किंग मेमोरी, जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज की तरह काम करता है। हम एक समय पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ही टेम्पोरेरीली होल्ड कर सकते हैं, जैसे किसी का फ़ोन नंबर, जब तक हम उसे लिख ना लें। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट और स्टोरी में रैप करके याद करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आइसोलेटेड फैक्ट्स जल्दी भूल जाते हैं। मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: अटेंशन, ध्यान से सुनना, देखना; मीनिंग, इन्फॉर्मेशन को समझना, सिर्फ रटना नहीं; रेपिटिशन, बार बार रिकॉल करना। एजुकेशन सिस्टम में अगर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाए, जैसे कि टेस्ट देने से पहले स्पेस्ड रिव्यू किया जाए, तो बच्चों की लॉन्ग टर्म लर्निंग में बड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। फाइनल पॉइंट ये है कि मेमोरी कोई हार्ड ड्राइव की तरह नहीं है, बल्कि ये एक रिकॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस है। और अगर हम ब्रेन की मेमोरी रूल्स को फॉलो करें तो हम ज़्यादा स्मार्टली और इफ़ेक्टिवली सीख सकते हैं। चैप्टर 8, सेंसरी इंटीग्रेशन, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। हमारा ब्रेन दुनिया को समझने के लिए सिर्फ एक सेंस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो अलग अलग सेंसेस से आने वाली इन्फॉर्मेशन को कंबाइन और इंटीग्रेट करता है, ताकि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाया जा सके। ऑथर बताते हैं कि जब हम किसी नाइट क्लब में जाते हैं तो वहाँ का म्यूज़िक, फ्लैशिंग लाइट्स, क्राउड की आवाज़, ये सब मिलकर एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। हमारा ब्रेन इन सारे इनपुट्स को प्रोसेस करता है और एक यूनिफाइड परसेप्शन बनाता है। मल्टी सेंसरी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि सेंसेस आइसोलेटेड नहीं होती, वो आपस में डीपली कनेक्टेड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई शब्द हम सुनते हैं और साथ में विजुअल भी देखते हैं, तो हमें वो चीज़ बेटर समझ आती है और ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए लर्निंग के लिए मल्टी सेंसरी इनपुट बेहद पावरफुल होता है। ऑथर बताते हैं कि स्टडीज़ में पाया गया कि जब स्टूडेंट्स को किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़कर सिखाया गया और दूसरे ग्रुप को विजुअल प्लस ऑडियो दोनों के साथ, तो दूसरा ग्रुप बेहतर रिकॉल कर पाया। हमारे सेंसेस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे स्मेल और टेस्ट। अगर किसी खाने की खुशबू अच्छी हो तो उसका स्वाद भी ऑटोमेटिकली बेटर लगता है। यही रीज़न है कि पैकेजिंग, कलर और एम्बियंस फूड इंडस्ट्री में इतने इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ब्रेन में थैलेमस एक ऐसा हब है जहाँ सेंसेस की सारी रॉ इन्फॉर्मेशन आती है और वहाँ से डिफरेंट एरियाज में जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, स्मेल यानी सूंघने की सेंस थैलेमस को बाईपास करती है और डायरेक्टली ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स में जाती है। इसलिए स्मेल्स पावरफुल मेमोरीज और इमोशंस ट्रिगर करती हैं। एजुकेशन और कम्युनिकेशन दोनों में अगर हम मल्टी सेंसरी मेथड्स यूज़ करें,
जैसे डायग्राम्स, साउंड्स, जेस्चर्स, एनिमेशंस, तो लर्निंग ज़्यादा इंगेजिंग और इफ़ेक्टिव होती है। इसलिए ऑथर स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि क्लासरूम और वर्कप्लेस दोनों में मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन को बढ़ाया जाए। मोनोटोन डिलीवरी या सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग ब्रेन की फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाती। इस चैप्टर का की मैसेज है, हमारा ब्रेन एक साथ कई सेंसेस को प्रोसेस करता है, और जब मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो लर्निंग और मेमोरी सिग्निफिकेंटली बेटर होती है। चैप्टर 9, विजन। विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है हमारी विजन पर, यानी देखने की शक्ति पर। विजन बाकी सभी सेंसेस से ज़्यादा डोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल होती है। अगर स्मेल, साउंड और टच एक बात कहें और विजुअल कुछ और, तो ब्रेन विजुअल पर ज़्यादा भरोसा करेगा। ऑथर बताते हैं कि हमारे ब्रेन का 1/3 हिस्सा सिर्फ विजन को प्रोसेस करने में लगा होता है, यानी हीरिंग, टच और बाकी सेंसेस मिलकर भी उतना ब्रेन स्पेस नहीं लेते जितना अकेली विजन लेती है। विजन इतनी पावरफुल है कि ये हमें ट्रिक भी कर सकती है। एक एक्सपेरिमेंट में वाइन टेस्टर्स को सफ़ेद वाइन दी गई, लेकिन ग्लास को रेड टिंटेड किया गया और उन्होंने उसे रेड वाइन की तरह डिस्क्राइब किया। इसका मतलब है कि आइज़ टेस्ट को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। एक और एग्जाम्पल है, जब कोई स्पीकर विजुअल सपोर्ट के बिना सिर्फ बोलता है तो ऑडियंस का ध्यान जल्दी हट जाता है, लेकिन अगर वो विजुअल्स यूज़ करता है जैसे इमेजेस, डायग्राम्स या एनिमेशन, तो रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के बारे में ऑथर ने साफ कहा, थ्रो आउट योर पावर पॉइंट इफ़ इट्स फुल ऑफ टेक्स्ट। ब्रेन को बुलेट पॉइंट्स याद नहीं रहते, लेकिन कंपेलिंग इमेजेस और विजुअल्स याद रह जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब हम कुछ विजुअल देखते हैं तो ब्रेन उसे क्विकली डिकोड करके एक मीनिंगफुल मैसेज बना लेता है। ये प्रक्रिया इतनी फास्ट और एफिशिएंट होती है कि हम माइक्रोसेकंड्स में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। इसलिए लर्निंग के लिए पिक्चर्स टेक्स्ट। अगर किसी कॉन्सेप्ट को इमेज या डायग्राम से समझाया जाए तो वो ज़्यादा डीप और ड्यूरेबल मेमोरी बनाता है। विजन प्रोसेसिंग हायरार्किकल होती है। ब्रेन में सिंपल लाइंस और शेप्स से शुरू होकर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और फेसेस तक जाती है। यही रीज़न है कि हम इंस्टेंटली किसी फेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यहाँ तक कि हम क्लाउड्स में भी फेसेस ढूंढ लेते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, विजन हमारा सबसे पावरफुल सेंस है, और लर्निंग, कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन में अगर हम विजुअल्स का सही यूज़ करें तो इम्पैक्ट कई गुना बढ़ सकता है। चैप्टर 10, म्यूजिक, स्टडी और लिसन टू बूस्ट कॉग्निशन। म्यूजिक सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये ब्रेन पर साइंटिफिकली प्रूवन असर डालता है। म्यूजिक सुनना या बजाना हमारे ब्रेन के मल्टीपल एरियाज को एक्टिवेट करता है, और ये प्रोसेस हमारी लैंग्वेज, इमोशन, अटेंशन और मेमोरी को भी इन्फ्लुएंस करता है। ऑथर शुरुआत करते हैं एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल से। एक आदमी जो ब्रेन इंजरी के बाद कोमा में चला गया था, वो तब रिस्पॉन्ड करने लगा जब उसे उसकी पसंदीदा म्यूजिक सुनाई गई। ये दिखाता है कि म्यूजिक ब्रेन के डीप इमोशनल और मेमोरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है। स्टडीज से पता चलता है कि म्यूजिक और लैंग्वेज स्किल्स आपस में कनेक्टेड हैं। जिन बच्चों को म्यूजिक की ट्रेनिंग मिलती है, उनकी वर्बल मेमोरी और रीडिंग स्किल्स ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। म्यूजिक सुनने से लैंग्वेज के रिदम्स और पैटर्न्स को पकड़ने की एबिलिटी इम्प्रूव होती है। म्यूजिक बच्चों में सिर्फ आईक्यू नहीं बढ़ाता, बल्कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी को भी डेवलप करता है। जब बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं या किसी ऑर्केस्ट्रा में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें टीम वर्क, लिसनिंग और टाइमिंग जैसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स नेचुरली सीखने को मिलते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि म्यूज़िक का एक बड़ा न्यूरोलॉजिकल फ़ायदा ये है कि ये ब्रेन के लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को कोऑर्डिनेट करता है, जिससे क्रॉस हेमिस्फेरिक कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है। इसका मतलब है कि हम ज़्यादा इंटीग्रेटेड थिंकर बनते हैं। म्यूज़िक इमोशन डिटेक्शन को भी फाइन ट्यून करता है। जब आप किसी सैड या हैप्पी ट्यून को पहचानते हैं तो ब्रेन में वही एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो रियल लाइफ इमोशनल सिचुएशंस में होते हैं। इसलिए संगीत हमारे इमोशनल वर्ल्ड को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि कुछ थेरेपिस्ट्स म्यूज़िक को थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं, स्पेशली डिप्रेशन,
स्ट्रोक रिकवरी और इवन ऑटिज्म जैसे कंडीशंस में। म्यूज़िक पेशेंट्स को कम्युनिकेट करने, मूव करने और फील करने में मदद करता है। हालांकि मोज़ार्ट प्रभाव को लेकर बहुत एग्जैजरेशन हुआ है, लेकिन ये तो क्लियर है कि रेगुलर म्यूज़िक एक्सपोजर से ब्रेन की ओवरऑल कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। इसलिए चाहे आप खुद म्यूज़िक बजाएं, सुनें या सीखें, आपका ब्रेन डेफिनेटली फ़ायदा उठाता है। म्यूज़िक शार्पन्स द ब्रेन, इमोशनली और लॉजिकली बोथ। चैप्टर 11, जेंडर। क्या लड़कियों और लड़कों के दिमाग वाकई अलग होते हैं? जवाब है हाँ। साइंस ये क्लियरली दिखाती है कि मेल और फीमेल ब्रेन्स में कई स्तरों पर डिफरेंसेस होते हैं। स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, प्रोसेसिंग स्टाइल और इमोशनल रिस्पॉन्स तक में। जब एक बच्चा पैदा होता है तभी से उसके दिमाग की डेवलपमेंट अलग तरीके से शुरू हो जाती है, बेस्ड ऑन जेंडर। रिसर्च बताती है कि जैसे ही हार्मोनल चेंजेस वोम में शुरू होते हैं, ब्रेन के सर्टेन पार्ट्स डिफरेंटली डेवलप होने लगते हैं। उदाहरण के लिए फीमेल्स में कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, वो अक्सर बड़ा पाया गया है, जो ये सजेस्ट करता है कि महिलाएं मल्टीटास्किंग और कम्युनिकेशन में नेचुरली बेटर हो सकती हैं। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने यह दिखाया कि जब बच्चे छोटे थे तभी लड़कों ने मूविंग ऑब्जेक्ट्स और मैकेनिकल सिस्टम्स में इंटरेस्ट दिखाया, जबकि लड़कियों ने फेसेस और इमोशनल एक्सप्रेशंस में। ये बायोलॉजिकल इंक्लिनेशन होती है जिसे सोसाइटी और एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा रीइंफोर्स कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के इमोशनल नहीं हो सकते या लड़कियां लॉजिकल नहीं होती, बल्कि ये है कि उनकी नेचुरल टेंडेंसीज अलग होती हैं। हॉर्मोन्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं, खासकर टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन लड़कों के दिमाग को डिफरेंटली वायर करता है। एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर वूम में हाई हो तो चाइल्ड में अग्रेशन और स्पेशल स्किल्स हाई होती हैं। वहीं एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन जैसे हॉर्मोन्स एम्पैथी और बॉन्डिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फीमेल्स में अधिक एक्टिव होते हैं। एक और बड़ा डिफरेंस होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। जब एक मेल स्ट्रेस में होता है तो उसका दिमाग जनरलाइज करता है। वो पूरे सिनारियो को एक समरी में कन्वर्ट कर लेता है, यानी उसे सिर्फ जिस्ट याद रहता है। वहीं फीमेल डिटेल्ड मेमोरी रिटेन करती है, कौन क्या बोल रहा था, कैसे महसूस कर रहा था आदि। इसलिए एक ही स्ट्रेसफुल घटना को मेल और फीमेल अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। ये डिफरेंस सिर्फ परसेप्शन का नहीं है, ये ब्रेन के फिजिकल रिस्पॉन्स का हिस्सा है। इमोशन रिकग्निशन में भी फ़र्क होता है। स्टडीज़ के अनुसार फीमेल्स इमोशनल एक्सप्रेशंस को जल्दी और एक्यूरेटली पहचान सकती हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इसे एक्सप्लेन करती है। एंशिएंट टाइम्स में फीमेल्स को बच्चों की नीड्स और ट्राइब की इमोशनल स्टेबिलिटी समझनी होती थी, इसलिए यह स्किल नेचुरली डेवलप हुई। लेकिन इन सब बातों के साथ एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हर व्यक्ति यूनिक होता है। सिर्फ जेंडर के आधार पर किसी की एबिलिटीज़ या बिहेवियर को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ब्रेन एक प्लास्टिक और अडेप्टेबल ऑर्गन है, और एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस सब मिलकर एक व्यक्ति को शेप करते हैं। चैप्टर 12, एक्सप्लोरेशन। सोचिए एक छोटा बच्चा जब पहली बार चीज़ों को छूता है, जब बिना डरे कुछ नया करने की कोशिश करता है। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का हिस्सा है। इंसान एक जन्मजात एक्सप्लोरर होता है। हमारा दिमाग एक्सप्लोरेशन के लिए वायर्ड है, यानी हम किसी भी चीज़ को सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने, बदलने और प्रयोग करने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। बेबीज़ को ही देख लीजिए, उनका हर एक्शन, हर सवाल, हर चीज़ को मुंह में डालना, गिराना, उठाना, ये सब किसी सिखाए गए रूल का हिस्सा नहीं है, ये उनकी इनबिल्ट लर्निंग सिस्टम है। साइंस कहती है कि बच्चों में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एबिलिटी होती है। वो ट्राई करते हैं, रिजल्ट देखते हैं और फिर बिहेवियर चेंज करते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड की तरह। इस पूरे प्रोसेस में उनका दिमाग हाईली एक्टिव रहता है और हर बार नया न्यूरल कनेक्शन बनता है। इमिटेशन भी एक पावरफुल टूल है एक्सप्लोरेशन में। एक बेबी अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके उनसे सीखता है, चाहे वो चलना हो, बोलना हो या इमोशंस को समझना। ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से पॉसिबल होता है, जो हमारे दिमाग में तभी एक्टिवेट होते हैं जब हम किसी और को कोई काम करते हुए देखते हैं। ये मैकेनिज्म
हमारे अंदर एम्पैथी और सोशल लर्निंग को भी डेवलप करता है। एक्सप्लोरेशन की क्रेविंग सिर्फ बच्चों में नहीं होती, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चाहे एक साइंटिस्ट किसी थ्योरी पर काम कर रहा हो या एक आर्टिस्ट नई पेंटिंग बना रहा हो, हर बार दिमाग उसी बेसिक इंस्टिंक्ट से ड्रिवन होता है। नया क्या है? जब हम एक्सप्लोर करते हैं, हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जो हमें मोटिवेशन और रिवॉर्ड देता है। इसी डोपामाइन साइकिल की वजह से हम नए विचारों में रुचि लेते हैं और बोर्डन से बचते हैं। लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में रुचि को सप्रेस कर दिया गया है। फिक्स्ड सिलेबस, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग और रिजिड क्लासरूम्स ने बच्चों को रोट लर्नर्स बना दिया है, जबकि ब्रेन ऐसी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को पसंद नहीं करता। वो वेरिएशन और नॉवेल्टी में थ्राइव करता है। हमें ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने होंगे जहां एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज किया जाए, फेलियर को पनिश न किया जाए और बच्चों को खुद से सोचने दिया जाए। एक्सप्लोरेशन एक ऐसा ट्रेट है जिसने हमें जंगलों से निकालकर सिटीज़ और सिविलाइजेशंस तक पहुंचाया। हम मून पर पहुंचे, इंटरनेट बनाया, मेडिसिन डेवलप की। ये सब हमारी उसी एक्सप्लोरिंग इंस्टिंक्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। ये सिर्फ एक बिहेवियर नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स ट्रूली इनोवेटिव और अडेप्टिव बने, तो हमें उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी को दबाने की बजाय नर्चर करना होगा। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी और इसके मेन पॉइंट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।